हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज मैं पढ़ने वाली हूँ एक नया नॉवेल। आज हम एक नया नॉवेल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हिसार इश्क। और आज पढ़ेंगे हम इसका एपिसोड नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों को ये नॉवेल भी मेरे पहले नॉवेल्स की तरह पसंद आएगा। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो नॉवेल है ये हवेली बेस है, रूड हीरो बेस है और बहुत ज़्यादा मतलब खानज़ादा की स्टोरी है ये। और खानज़ादा हवेली की ही ये स्टोरी है। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ना, मैंने जब थोड़ा सा ये नॉवल पढ़ा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कहानी है कि मतलब जुल्म और ज़्यादती, बदला, रिवेंज और रूडनेस और डर, तो सैक्रिफाइसेस, बहुत सब कुछ है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि ये आगे जाके नॉवल क्या कितना मज़े का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। वो पैसेंजर सीट पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। सियाह रंग के घने बाल कुशादा माथे पर बेतरतीब से बिखरे हुए थे, खड़ी हुई मगरूर नाक, सुर्खियों से घुली हुई सफ़ेद रंगत घनी सियाह मूछें, हल्की दाढ़ी, उसके पठानी नखूश बेहद मगरूर से थे। सफ़ेद हाथों पर उभरी हुई मोटी नीली रगें, चौड़ी कलाई जिस पर रोलेक्स वॉच पहनी हुई थी, उसके एक हाथ में जलता हुआ सिगरेट उसकी सुर्खी आंखों में धुंधलाहट पैदा कर रहा था। चौड़ा फर्जिशी जिस्म सियाह रंग के कमीज शलवार में इंतहाई दिलकश सा लग रहा था। कमीज के गिरेबान के खुले हुए 2 बटन उसके कुशादा सीने को वासा कर रहा था। वो बेहद जाजिब नजर इंतहाई मगरूर नकूश का मालिक था। उसके साथ ही ड्राइविंग सीट पर सफ़ेद कमीज शलवार में बैठा हुआ उसका बेहद गहरा दोस्त आहत खानज़ादा था, जो उसके मामू का बेटा था। उसकी चॉकलेटी आंखें, गुलाबी सुर्ख होंठ, सुर्ख सफ़ेद रंगत, खड़ी हुई नाक, घनी चॉकलेटी मूछें, ट्रिम बियर्ड, वो बेहद हैंडसम था। वो गाड़ी चलाता हुआ वक्फे से अपने साथ पैसेंजर सीट पर अपने शरारती यार को कब से बिल्कुल खामोश देखता कुछ परेशान सा हुआ था, लेकिन वो भूला कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका जिगरी यार जब भी पाकिस्तान आता था कुछ न कुछ हो ही जाता था, जिससे उसके दोस्त का मूड ख़राब हो जाया करता था। लेकिन वो आहत खानज़ादा आखिर कब तक अपना मुंह बंद रख सकता था। उसके साथ उसके बचपन का साथी हो और वो चुप बैठ जाए, ये नामुमकिन था। वो एहतियात से गाड़ी चलाता हुआ अपना गला खंगारते हुए अपने चॉकलेटी बालों में हाथ फेरता, अपनी आंखों में शरारती सी चमक लिए बोलना शुरू हुआ और सुट्टेबाज या तो सिगरेट पी ले या फिर गाड़ी से बाहर फेंक दे। कब से देख रहा हूँ नाकाम माशूका बना बैठा है, तो अपनी जुबान का गिरवी रखकर पाकिस्तान आया है। आहत खानज़ादा दांत पीस कर बोला था। उसे सिगरेट बेहद नापसंद थी। उसने कभी भी सिगरेट नहीं पी थी। वो ना ही खुद उस जहर का आदी था, ना ही अपने यार को ये जहर उसके अंदर उतारने देता था। सिगरेट की बात आए और इसका जिगरी यार खामोश रह जाए, ये तो किसी मौजज़े से कम ना था। आहत खानज़ादा अब उसकी तरफ से तीखे जवाब का मुंतज़िर था, और कुछ ही सेकंड्स में वही हुआ। उसके बराबर में बैठा सिगरेट का दीवाना जैसे फट पड़ा। क्यों तेरी क्यों जल रही है? पीनी मैंने है, दर्द तुझे पकड़ा हुआ है। वो वजीह नकूश का हामिद एकदम खिलखिलाकर हंसते हुए बोला था। उसका जवाब आज आहत के सवाल के ऐन मुताबिक था। वो किया है ना, मेरी गाड़ी को स्मोक एलर्जी है, इसलिए मैं चरसीमा वाली तबीयत के लोगों का अपनी गाड़ी में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए मेहरबानी फरमाकर जल्द दफ़ा हो यहाँ से, निकल मेरी गाड़ी से। आहत फौरन से गाड़ी को ब्रेक लगाता, दांत खिचखिचाकर बोलता, अपनी साथ बैठे शरारती से सुरमई आंखों वाले मिनहान खानज़ादा को घूरने लगा। मुझे भी कोई शौक नहीं तेरे जैसे ड्रामाई को इनकी खटारा में बैठने का। तो मेरी माशूका बनने की एक्टिंग कम की किया कर, तेरी ये नखरी अदाएं देखने नहीं आता मैं पाकिस्तान। मिनहान खानज़ादा अपने सियाह बालों में हाथ फेर कर बोला था। माशूका ना बनूं तो फिर क्या मैं तेरी देवदासी बन जाऊं? एक तो मुझे समझ नहीं आती कि तुझ में सट्टेबाजों वाली हरकतें कहाँ से आ गई है भाई। सिगरेटिया ही बन गया है पूरा। हर इंसान हर सांस के साथ कौन इतनी स्मोक करता है यार। ये सब अपने मुल्क छोड़कर बाहर जाने के असरात है। मैं तो कहता हूँ परमानेंटली यहीं आ जा। क्यों जाता है तू फुप्पो को छोड़कर बाहर? वो तुझे हर वक्त याद करती हैं। आहा शरारती लहजे में अपने दिल की बात कह बगैर ना रह सका। मोरे उसे कहाँ पसंद करते हैं जो मैं उनके साथ रहूँ। इतने बड़े खानज़ादा पैलेस में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे तेरी फुप्पो का दिल लग जाता है। उन्हें बेटे के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैप्टन आहत खानज़ादा साहब। मिनहान खानज़ादा सिगरेट का गहरा कश लेता हुआ अपनी सुरमई आंखों में अपनी माँ के लिए हजार शिकवे लिए आहत से बोला था। हादी क्या तू अंदर नहीं आएगा मेरे साथ? मिनहान खानज़ादा के सुर्खी माइल उनाबी होठों पर तल्ख सी मुस्कान थी। वो पिछले कई सालों से अपने दिल में अपनी माँ से नाराज़गी लिए फिर रहा था, लेकिन वो थी कि संगदिली की आखिरी हदों को छू जाती थी, लेकिन बेटे की मंशा पर रजामंदी होने को तैयार ना थी। वो शायद दुनिया की जालिम तरीन माँ थी जिसके लिए उनका बेटा शायद कोई अहमियत ही नहीं रखता था। हाँ, तू लाला से बात क्यों नहीं करता? आहत खानज़ादा अपने बचपन के दोस्त के चेहरे पर
तलखी के साए लहराते देखकर अपने दिल में उठती तकलीफ को महसूस करता आज फिर से वही बात दोहराने लगा जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता था। वो उसके साथ अंदर जाने वाली सिरे से इग्नोर कर गया था। लैला जान को सिर्फ बिजनेस से गर्ज से उनसे जुड़ा रिश्ता किस हाल में, वो शायद कभी ये जानने की कोशिश नहीं करें। उनको भी तो माँ के हुक्म ने बेड़ियाँ डाली हुई हैं। मिनहान खानज़ादा अपने सामने मौजूद खानज़ादा पैलेस की सफ़ेद बेहद कीमती अरबों की मालियत रखने वाली इमारत को देखता अपने लहजे में 1000 शक के लिए बोला था, लेकिन कब तक ये सब ऐसे ही चलेगा यार? तू अगर खुद से कुछ बोल नहीं सकता तो मुझे बात करने दे। कैप्टन आहत गुस्से से बोला था। हादी साहब, आप अपनी बात तो बना नहीं सके, मेरी क्या बनाएंगे? आप हमारे मुल्क की हिफाजत करें। मेरा खबरी कबूतर बनने की मैं आपको तनख्वाह नहीं देने वाला। मिनान उसे गुस्से में आते देखता अपने लहजे को शरारती बनाकर बोला था, इतने हैंडसम एजेंट की तुम्हें बीवी बन जाऊं तो सिर्फ कबूतर बनने की बात कर रहा है? कैप्टन आहत खानज़ादा बारीक आवाज़ में बोलता। आखिर में अपनी बारी टोन में वापस आया था। मैं कवारा ही अच्छा हूँ भाई, मेरे तो मुझ पर गर्म मत हुआ कर। अपने अंदर के फॉल्ट चेक करवा ले। शादी हो गई तो फिर क्या मुँह दिखाएगा बीवी को? हाँ हाँ हाँ। मिनान खानज़ादा अब की बार जानदार कहकर लगाता आहत की दुखती रग पर जोर से पाँव रख गया। मानती ही तो नहीं मेरी जालिम हसीना। 1000 तो मेरी मैडम के नखरे हैं जिन्हें उठाते उठाते मुझे कमजोरी हो गई, लेकिन उसको मुझ पर रहम ही कहाँ आता है। कैप्टन आहत अपना सीना मसलते हुए बोला था, जब इतने गट्स ना हो तो इश्क के अंदर उंगली नहीं की जाती, वरना इश्क अगर उंगली करने पे आ गया ना तो फटकर हाथ में आ जाती है। तू ना रोड साइड रोमियो बनना छोड़ दे, जाकर बता दे उसे दैट यू लव हर। रूट साइड रोमियो बनना अब तू ना रूट साइड रोमियो बनना छोड़ दे, जाकर बता दे उसे डेट यू लव हर। मिनहान खानज़ादा हंसकर बोलता। गाड़ी से उतरा था। आजा अंदर मोरे से मिल लेना, क्यों ऐसे बाहर से ही जा रहा है? वो आहत को गाड़ी स्टार्ट करते देखता मुड़ते हुए एक बार फिर बोला था, आ जाऊंगा आज रात डिनर पर। तेरा ड्राइवर बनने के अलावा और भी बहुत से काम है मेरे, चल अब अंदर जा। कैप्टन आहत खानज़ादा उसे आंख विंक कर अपने भारी लहजे में कहता मोबाइल पर आती कॉल रिसीव करता हुआ जन से गाड़ी भगाता ले गया। मिनहान खानज़ादा एक नज़र अपने पीछे खड़ी लंबी कतार में गार्ड्स की गाड़ियां देखता खानज़ादा पैलेस की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल जोर से धड़कना शुरू हुआ था। 5 साल पहले का हर मंजर सुरमई आंखें लाल कर गया था। वो बहुत हसीन खानज़ादा पैलेस के अंदर दाखिल बड़ी से कार पोर्च को लंबे लंबे कदम उठाकर अबूर करता पैलेस के अंदर की जानिब दाखिल हो गया, जहाँ उसकी दादी नूरबानो खानम सोफे पर बैठी हुई मुलाजमों को हिदायत देने में मसरूफ थी, जबकि उनके बराबर में बैठी हुई उसकी माँ नाज़रीन खानम के चेहरे पर शदीद किस्म का गुस्सा छाया हुआ था। खानज़ादा पैलेस के बेहद कुशादा लॉन्च में उस वक्त सिर्फ वो दोनों खवातीन ही थीं, जबकि उनके आसपास कतार की सूरत में मुलाजमाएं बेहद अदब से खड़ी थीं। खानम भी देख रही हैं आप अपनी लाडली का फुहरपन, मेरा बेटा आने वाला है और उसने अभी तक खाना ही बनाकर तैयार नहीं किया। अभी भी मुझे कह रही थी कि कुछ और वक्त लगेगा। अगर मिनहान पहुंच गया हवेली और खाना तैयार ना हुआ तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बेटे का भूखा रहने की वजह से दादी के लाडले को सुखर बना दूंगी। राइट मोरे? मिनहान हंसता हुआ अपने माँ की बात काटता अपनी दादी की जानिब बढ़ा, जो अपने लाडले पोते को देखती खुशी से मुस्कुरा रही थी। वो उनके पास जाता अपना सर झुका गया। नूरबानो खानम उसे दुआएं देती हुई शफकत से अपना झुर्रियों हाथ अपने पोते मिनहान खानज़ादा के सिया घने बालों में फेरती उसका माथा चूमने लगी। खैर से मेरा बच्चा आ गया? वो उसे माँ से मिलने की बजाय अपने साथ बैठते देखती अपने लहजे में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत लिए बोली थी, आपकी दुआएं आपका पोता वापस लौट आया, वरना इस दफ़ा तो माँ की नाफरमान औलादें सख्त आजमाइशों से गुजरती हैं। तुम अगर मेरी बात मान लो तो आपका हर हुक्म सर आंखों पर मोड़े। नाज़रीन खानम जब भीगे लहजे में अपने ज़िद्दी बेटे को अपने चंद लफ्ज़ों पर ही ज़ेर करना चाहती थी कि वो इमोशनली ब्लैकमेल हुआ था, तो माँ की आंखों में आंसू लफ्ज़ों में भीगापन उसे हमेशा से खुद पर लानत मलामत पर उकसा देते थे। वो खानम बी के पास से उठता अपनी माँ के कदमों में जाकर बैठा था। जब एक सफ़े नाजुक अपने हाथ में अनार के जूस का गिलास पकड़े किचन से निकलती नाज़रीन खानम की जानिब पड़ी। उनके कदमों में बैठा हुआ मिनहान खानज़ादा उसे नज़र नहीं आया, क्योंकि जिस जगह नाज़रीन खानम बैठी थी उनकी पुश किचन की तरफ थी। वो अभी उनके पास पहुंची ही थी जब पैलेस में बहराम खानज़ादा की लॉन्च के दाखिली दरवाजे से एंट्री हुई। ऊंची आवाज़ में सबको सलाम करता आगे बढ़ा ही था जब मिनहान खानज़ादा नागवारी से ज़मीन से उठा था, जब उससे सामने से आते बहराम को
तने हुए नकोश से घूरकर अपनी सुर्खी छलकाती सुरमई आंखों को रुख बदला ही था जब उसे अपनी दुनिया साकिन होती हुई महसूस हुई थी। सियाह रंग की सादा सी पठानी फ्रॉक में मलबूस, सर पे सलीके से दुपट्टा लिए, हाथों में ट्रे पकड़े वो खड़ी ख्वाब के आलम में बहराम खानज़ादा को देख रही थी। उसकी भूरी बड़ी बड़ी कांच की जैसी शफाफ मासूमियत से लबरेज आंखें, बेहद बड़ी बड़ी मुड़ी हुई घनी पलकों के अहाते में धड़कन बंद कर देने की फनकार थी। छोटी सी सुर्खी होती नाक, भरे भरे से सुर्ख गुलाल गाल, कटावदार होंठ, वो और कोई नहीं बेहद हसी मासूम पठानी नकोश वाली इंशाल खानज़ादी थी। उसके सुर्ख बालाई लब पर छोटा सा भूरा तिल था जो उसके होंठों को इतना हसीन बना देता था कि जिनकी खूबसूरती की तारीफ चुम चुम कर भी अदा ना हो सके। उसका भरा भरा सा गुलदास जिस्म बहका देने की हद तक हसीन था। उसका सुर्ख व सफ़ेद चांदनी की मानिंद चमकता हुआ रंग, मखरूती उंगलियों वाला फूले फूले सुर्ख व सफ़ेद हाथ, वो इंशाल खानज़ादी थी। हुस्न के साथ बेहद खूबसूरत दिल की मालिक, वो एक बेहद नर्म मिजाज मासूम लड़की थी जो हर छोटी बात पे सहम जाती थी। खौफ उसकी शख्सियत का हिस्सा था। 27 साला मर्दाना वजाहत का शाहकार मिनान खानज़ादा उसको गुंग होकर देख रहा था, जो पता नहीं क्यों इतनी बुरी तरह से काँप रही थी कि उसके हाथ में मौजूद ट्रे पर भी बाकायदा हिलती ग्लास में मौजूद अनार के जूस से दागदार हो रही थी। इंशाल खान की नज़र अभी तक मिनान पर नहीं पड़ी थी क्योंकि बहराम खानज़ादा उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर ट्रे में से जूस का गिलास पकड़कर अपने लबों से लगा गया था। वो एक ही घूंट में सारा जूस पी गया था। इतना डरती क्यों हो इंशाल खान, तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा? बहराम खानज़ादा अपने भारी लहजे में ऊंची आवाज में बोला था कि नाज़रीन खानम ने अपनी गर्दन मोड़कर पीछे की जानिब देखा था और उन्हें अब अपने बेटे की साकित होती सांसों की वजह समझ आई थी। खाऊंगा, वो भी बेदर्दी से, लेकिन इस वक्त जब तुम मेरे नीचे किसी पर कटी कबूतरी की तरह फड़फड़ाओगी। बहराम सरगोशी नुमा आवाज में थोड़ा सा झुक कर कहता। इंशाल खान के चेहरे को लट्ठे की मान सफ़ेद कर गया। वो शिद्दत से लरसती कांच को ट्रे अपने पैरों पर गिरा चुकी थी। इंशाल वो डरती हुई मजीद पीछे हुई क्योंकि उसका दूध की तरह चमकता पाँव कांच लगने से रंगदार हो गया था। खून बह रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही जा चुका था। अपने नाम की फिक्रमंद सदा आज उसने 5 साल बाद सुनी थी और वो फूट फूट कर रोने लगी थी। दर्द कांच जब जाने से हुआ था, खून निकलने से या फिर उस पुकार से उसे खुद भी खबर ना हुई। इंशाल कांच उठाओ, नाज़रीन खानम गुस्से से गुर्राई थी। वो उसे उस वक्त नीचे झुकी अभी अपने मखमली मुलायम हाथों से कांच छूकर खुद को मजीद जख्मी करती जब उसका हाथ किसी ने सख्ती से पकड़कर कांच की खिड़कियों से पीछे किया था। अमीना मुलाजिम, कांच के टुकड़े साफ करो यहाँ से। मिनान खानज़ादा की आवाज़ गूंजी पूरे पैलेस की दीवारों से टकराई थी। ये पहली बार था जब उसने इंशाल खान का हाथ पकड़ा था ताकि वो जख्मी ना हो जाए। बहराम की नज़र मिनान के निभली हुई रगू वाली हाथ में कैद इंशान के छोटे से हाथ पर थी जो मिनान के हाथ में छुप गया था। जी जी छोटे खान, अभी साफ करती हूँ। मुलाजमा बौखलाकर भागती हुई आगे बढ़ी थी जबकि इंशाल खान ने अपना हाथ मिनान खान की सुर्ख सरमई आंखों में देखकर पीछे की जानिब खींचा था, जो वो उसकी बुरी आंखों में आंसू देखकर छोड़ चुका था। बहराम खानज़ादा गुस्से से मिनान की पुश्त को घूर रहा था। खानदान की बेटी और मुलाजमा में फ़र्क होता है मोरे। अगर मुझे यहाँ अपने पास देखना चाहती हैं तो इस फ़र्क को वाज़ेह तौर पर समझ लें। मिनान खानज़ादा नीचे झुककर इंशाल के पाँव में पेवस कांच को खींचकर निकालता, अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके पाँव पर बांधता सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था। इंशाल में खाने में सिर्फ अफगानी रोज खाऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो बगैर मुड़े ही बोलता हुआ तेजी से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता उन सबकी नज़रों से होजल हो गया था। बहराम की सियाह आंखें अभी तक उसी सिमत में थीं जहाँ से मिनहान गया था, जबकि वो सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह बहराम के सामने खड़ी थी। नाज़रीन खानम का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की का गला दबा दें। जाओ बेटी, अपनी मरहम टिप करो, खून निकल रहा है अभी तक। खानम भी अपनी बहू को नागवारी से देखकर नर्म लहजे में इंशाल से बोली थी। वो अभी मुड़ी ही थी जब बहराम खानज़ादा की उड़ाती हुई आवाज़ गूंजी थी। इंशाल, मुझे चाय बना कर दो अभी। नानू जान, अपनी नवासी को सलीका सिखाएं, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको उसे समझानी चाहिए। बहराम खानज़ादा खानम भी से कहता इंशाल के पीछे ही किचन की जाने पड़ गया, जबकि नाज़रीन खानम गुस्से से अपने कमरे में चली गई। खानम भी जानती थी आज रात होने वाले डिनर पर खानज़ादा पैलेस में एक तूफान आने वाला है। इंशाल खान किचन में खड़ी चाय बनाने में इतनी मसरूफ थी कि अपने पीछे आने वाले शख्स के कदमों की आहट महसूस ही ना कर सकी। उस वक्त शाम के साए ढल रहे थे, तकरीबन 8 बजने वाले थे। आज बहुत ग्रैंड डिनर था जो खानज़ादा पैलेस में होना था। सारा खाना
27 साल इंशान खान ने अपने हाथों से बनाया था। आज सुबह से किचन में घनचक्कर बनी हुई थी। खाना बनाने की जिम्मेदारी इंशान खान की थी और उसकी ये ड्यूटी नाज़िम खानम ने लगाई थी। पिछले 5 सालों से वो सिर्फ किचन की ही होकर रह गई थी। उसका कोई भी शौक पूरा होना तो दूर, उसने खुद पर तसव्वुर करना भी हराम कर लिया था। वो अपने लिए एक खामोशी तमाशाई सी बन चुकी थी। वो अपने बहते आंसू साफ करती, अभी सॉस पैन से चाय कप में डालती, जब उसके दाएं हाथ की कलाई इतनी जोर से किसी ने अपने सख्त हाथ में पकड़ी कि वो खौफ से चीख भी न सकी। सॉस पैन से चाय छलकती, उसके ऊपर गिरते गिरते बची और वो फटी फटी भूरी आंखों में दुनिया जहाँ का खौफ लिए उसकी सियाह आंखों में देखने लगी, जहाँ उसे सुर्ख लकीरें खुद को निगलती हुई महसूस हो रही थी। मेरा हाथ छोड़ो, वो तनाई के खौफ से मरने वाली हुई थी। और अगर ना छोड़ूं तो चिल्लाओगी? बहराम खानजादा तंजिया हंसा था। इंशान खान लोगों की मौजूदगी में उससे डर जाती थी। ये तो फिर तन्हाई थी। किचन में कोई भी नहीं था उन दोनों के अलावा। हर मुलाजमा शाम के 7 बजते ही अपने क्वार्टर में चली जाती थी। रात का खाना सर्व करना भी इंशान खान का ही काम था। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज लीव मी। इंशान की आंखों ने फिर से बरसना शुरू किया था। मिनहान ने जिस नजाकत से उसके हाथ को तकलीफ से बचाया था, बहराम ने उसका वही हाथ अपने जोरदार गिरफ्त से इस कदर तकलीफ से दो चार कर दिया था कि उसे अपना हाथ बेजान होकर सुन्न होता महसूस होने लगा। बताओ ना मिस इंशान, अगर मैं तुम्हारा हाथ ना छूं? चटाक बहराम खानजादा अभी उसके जिस्म के साथ खुद को जोड़ता, जब इंशान ने सहम कर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। बहराम खानजादा तैश से पागल होता बेयकीनी से इंशाल को देख रहा था। वो उसे जितना भी डराता था, जितना भी धमका लेता था, इंशाल रोकर उसकी कड़वी बातें सुन लेती थी। लेकिन आज जो वो करने वाला था, वो इंशाल के दिमाग की तनावें हिला गया था। तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम जैसी लवारिस लड़की बहराम खानजादा पर हाथ उठाएगी और मैं तुम्हें बख्श दूंगा? आज ही तुम्हें अपने निकाह में लेने की बात करता हूँ और कसम खाता हूँ तुम्हें उधेड़ कर मौत के करीब नहीं ले गया तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हें बीवी बनाकर एक रात इस्तेमाल करने के बाद हर रात मैं एक नई लड़की के साथ तुम्हारी इन आंखों के सामने उनके जिस्म का हिस्सा बनूंगा, अपनी रातें रंगीन करूंगा, यहाँ तक कि तुम मौत की भीख भी मांगोगी, लेकिन मैं तुम पर थूकना गवारा नहीं करूंगा। याद रखना, इस थप्पड़ का बदला मैंने तुम्हारा जिस्म दागदार करके ना लिया तो मैं खानजादों का खून नहीं। बहराम गरम खौलती हुई चाय की पतीली जमीन पर मारता इंसान को जोर से दूर धकेल कर इंसानियत के दर्जे से गिरता वो अल्फाज बोल रहा था जो एक लड़की सोच कर भी कांपती हुई मर जाए। मैं यहाँ इज्जत से मंगनी की बात करने आया था, लेकिन तुमने जो हरकत अंजाम दी है, आज की रात मैंने तुम्हें चीर कर रख देना है। वो इंसान की आंखों में देखकर घुराता हुआ किचन से निकल गया था, वरना कोई वहीद नहीं थी कि वो इंशाल का गला दबा देता। बहराम खानजादा एक अय्याश आवारा लड़का था। वो खानजादा खानदान की इकलौती बेटी मरियम खानम का बिगड़ा हुआ बेटा था। वो जब दिल चाहता था अपनी नानी नूरबानो खानम से मिलने के बहाने खानजादा पैलेस आ जाया करता था और सैमी से इंशाल को डराना धमकाना उसने यहाँ आकर अपना मशगला बना लिया था। उसकी हकारत से भरी तस्लील करने वाली बातें अगर मिनहान खानजादा के कानों में पड़ जाती तो यकीनन उसने बहराम का कत्ले आम कर देना था, और वो ये कर सकता था। बहराम और मिनहान दोनों की कभी बनी ही नहीं थी, क्योंकि बहराम ना सिर्फ बदतमीज था, वो अपनी नज़र को भा जाने वाली हर लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाकर किसी टिश्यू की तरह फेंक देता था। ये बात आहत और मिनहान को जब से पता लगी थी, उन दोनों ने ही बहराम से कलाम तक करना छोड़ दिया था। बहराम खानजादा ताल्लुकात सिर्फ बाहर की लड़कियों के साथ ही बनाता था, अपने खानदान की लड़कियों पर उसने कभी गलत नज़र नहीं डाली थी। ये सिर्फ आहत और मिनहान की सोच थी। वो सिर्फ बाहरी मुंह मारता है, लेकिन यहाँ तो पिछले 5 सालों से बहराम खानजादा ने इंशाल खान का किसी आसेब की तरह पीछा पकड़ा हुआ था, और ये बात अभी तक मिनान खानजादा की नज़रों से ओझल थी, वरना मिनान ने एक क़यामत बर्पा कर देनी थी। वो जिस हद तक तैश में आ जाता था, उसका गुस्सा बड़ा नुकसान किए बगैर ख़त्म नहीं होता था। मिनहान खानजादा बहुत तर मिजाज था, सबके लिए नहीं तो सिर्फ इंशाल के लिए। उसे गुस्सा बेहद कम आता था, लेकिन जब आता था तो उससे पनाह लेना मुश्किल हो जाता था, और ये नेचर उसकी आज से 5 साल पहले बनी थी। इससे पहले वो एक खुश मिजाज लड़का था, बिल्कुल कैप्टन आहत की तरह। मिनहान और आहत दोनों ही हम उम्र 27 साल के थे, जबकि बहराम उनसे सिर्फ 3 माह बड़ा था, जबकि इंशाल 27 साल 2 माह की थी। वो मिनहान और आहत से सिर्फ 2 महीने ही बड़ी थी, जबकि वो बहराम से 1 माह उम्र में छोटी थी। वो उम्र में बेशक बड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी मासूमियत किसी छोटे बच्चे की जैसी थी जो अंधेरे से खौफ खाता, लाइट भी बंद करना खुद पर हराम समझता है।
जिसे अपने माँ बाप के महफूज इज़हार की हर घड़ी ज़रूरत होती है। वो ग्रे कलर के 4 पीस में मलबूस, पैरों में चमचमाता हुआ इंतहाई कीमती जूता पहने हुए था। ब्राउन बाल जेल से अच्छी तरह पीछे की जानिब सेट किए हुए थे। 6 फीट 3 इंच जितना लंबा कद, बेहद वर्जिशी चौड़ा जिस्म, ब्राउन आंखें लंबी पलकों के अहाते में बेहद रौबदार लगती थीं। उसकी खड़ी हुई मगरूर नाक, घनी ब्राउन मूंछों तले सुर्ख उनाबी होंठ, हल्की दाढ़ी, कुशादा सीना, उसके बेइंतहा मगरूर पठानी नकूश, वजाहत से भरपूर पर्सनैलिटी। वो खरबों रुपयों की खानजादा एम्पायर का CEO और शहरयार खानजादा था, जिसके नाम से वे लोग कांप जाते थे। वो बेहद सख्त मिजाज, रौबदार और इंतहाई रूड था। मगरूरियत उसकी शख्सियत का दूसरा नाम था। उसके एम्प्लॉयज़ भी उससे बात करने से पहले 10 बार सोचते थे। वो अपने ऑफिस में सिर्फ एक बॉस था। उसे आज तक ऑफिस में किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। शायद उसने अपने लबों पर मुस्कुराना हराम कर रखा था, या फिर वो इतना मगरूर था कि खुशियों भी खुद को मोहताज नहीं समझता था। गुस्सा तो जैसे उसके खून में शामिल था। उस पर कामयाबी का जुनून सवार था। वो खानजादा एम्पायर जो अपनों के दिए हुए धोखे से बिखर गई थी, वो उसने दिन रात मेहनत करके फिर से उस मुकाम पर खड़ी की थी जो कभी उसके दाजी दुर्राब खान ने की थी, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहरयार खानजादा ने अपने दादा की खानजादा एम्पायर को बना दिया था। वो 32 साला शहरयार खानजादा ही था जिसने बहुत मुश्किल से अपने ख़ानदान को एक बार फिर से जोड़ा था। वो उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा गुस्से से तपा हुआ था। उसे जब गुस्सा आता था तो उसके माथे की रग पूरी तरह से फूल जाती थी। उसका PA अहमद उसके सामने हाथ बांधे अदब से खड़ा था। उसने कंपनी में न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करने और उनके इंटरव्यूज़ लेने की ड्यूटी अपने PA अहमद की लगाई थी। इंटरव्यूज़ की डेट आज की थी, लेकिन अकाउंटेंट की एक छोटी सी गलती की बिना पर वो डेट आज की नहीं बल्कि कल की हो गई थी। और ये बात शहरयार खानजादा को आज मालूम हुई थी जब उसने न्यू एम्प्लॉयज़ की फाइल्स अहमद से मांगी थी। उसकी पेशानी की फड़कती हुई रग अहमद पर कपकपी तारी कर रही थी। अहमद, ये तुम्हारी मैं पहली और आखिरी गलती के तौर पर नज़रअंदाज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हुआ तो आई विल मेक श्योर कि तुम दोबारा कहीं अप्लाई इस वक्त तक नहीं कर सकोगे जब तक मेरा लॉस पूरा नहीं हो जाता। तुम जानते हो मैं चांस नहीं देता, इसलिए अब मेरे पास न्यू एम्प्लॉयज़ की फाइल्स बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तुम खुद हर चीज़ मैनेज करोगे। मेरे रूल्स तुम जानते हो, उन्हें मद्देनज़र रखकर ही हायर करना। मुझे अनप्रोफेशनल स्टाफ बिल्कुल भी गवारा नहीं, क्योंकि खानजादा एम्पायर शहरयार खान का जुनून है और उसका नुकसान करने वाले मेरे गज़ब से पनाह मांगते हैं। यू नो मी वेरी वेल, नाउ यू मे लीव माई ऑफिस। शहरयार खानजादा अपनी मखसूस भारी आवाज़ और कड़कदार हत्तमा लहजे में कहता अपने मोबाइल पर टाइम देखने लगा। उसे आज काफ़ी अरसे बाद खानजादा पैलेस जाना था, जहां उसकी दादी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो पैलेस बहुत कम जाता था, सालों में सिर्फ एक बार। वो अपने चेयर से उठता, लंबे लंबे कदम उठाता, लेफ्ट की जानिब बढ़ा। उस वक्त डिनर के लिए पहुंचना था। वो हर काम मुकर्रर वक्त पर करने का आदी था। पंक्चुअलिटी उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थी। लाला, डोंट फॉरगेट टू कम ऑन टाइम। ये और कोई नहीं बल्कि आद खानजादा था, जो अपनी शिद्दत से शहरयार खानजादा के पैलेस आने का मुंतज़िर था, क्योंकि जहाँ बात मिनान की आ जाती थी वो उसके लिए किसी के भी आगे झुक जाता था। मिनान और आहद दोनों ही शहरयार से खफा थे, लेकिन आज एक फैमिली डिनर होना था जहां खानदान के सबसे बड़े सपूत का होना लाजिम था। मिनान भरपूर नाराज़गी दिखा रहा था, जबकि आहद ने नाराज़गी एक तरफ कर दी थी। वो अपने रिश्तों को एक साथ जोड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। उसकी शरारतें सिर्फ मिनान की हद तक महदूद थीं। वो आज मौका देखकर शहरयार खानजादा के साथ बहुत सी बातें सबके बीच करना चाहता था। आहद का मैसेज रीड करने के बाद शहरयार खानजादा ने उसे रिप्लाई दिए बगैर ही मोबाइल अपनी जेब में डाला था। उसका मूड बिल्कुल ख़राब था। वो जब भी गुस्से में होता था खामोश रहकर ज़ब्त करने की कोशिश करता था, लेकिन अगर उसका मूड एक्सट्रीम एग्रेसिव हो जाए तो फिर उसका गुस्सा गज़बनाक होता था। वो पार्किंग एरिया में पहुंचकर अपने ड्राइवर को एक नज़र देखता। गाड़ी में पीछे की जानिब बैठा था। उसकी बड़ी सी सिया लैंड क्रूज़र इस्लामाबाद के साफ रोड पर फराटे भरती हुई तेज़ी से पैलेस की जानिब रवा दवा थी। वो आज शायद 5 साल बाद पैलेस जा रहा था, क्योंकि बचपन की तल्ख़ यादें उससे रिश्तों की अपनायत छीन चुकी थी। वो वहाँ जाकर कुछ भी याद नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ हुक्म सादिर करने वालों में से था जिसकी पासदारी सब पर लाजिम थी। मशाइम, उठ जाओ मेरी बच्ची, अब बुखार कैसा है? बेहतर फील कर रही हो या डॉक्टर के पास ले जाओ अपनी बच्ची को? महवीश बेगम बेड पर गहरी नींद में सोती हुई अपनी चुलबुली सी बेटी को बुखार में तपते देखकर परेशानी से बोली थी। उनके लहजे में ममता की बेलौस मोहब्बत थी। मामा सोने देना। मशाइम नींद में डूबी आवाज़ में बोली थी। देखो कितना तेज़ बुखार हो रहा है।
میری بیٹی کو آ جاؤ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ماما پلیز میری ٹینشن نہیں لیں، اب بابا کے پاس جائیں نا، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مشائم اپنی بخار سے ہلکی سرخی ہوتی، ایزل آنکھیں کھولتی، اپنے بالکل پاس پریشان سی بیٹی بیٹھی ہوئی مہوش بیگم کے گرد زور سے اثار باندھتی ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ اس کے سنہری گھنے بال بکھرے ہوئے تھے جو کمر تک آتے تھے، سفید رنگت میں بخار کی شدت سے سرخیاں گلی ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی تھیکی ناک، گلابی بڑے بڑے کال، کٹاؤ دار گلابی ہونٹ، وہ بھی انتہا خوبصورت پریوں سا حسن رکھتی تھی۔ کیا کھانا ہے میری بیٹی نے؟ مہوش بیگم مشائم کا ماتھا چومتے ہوئے اس کے الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ نوڈلز بنا دے ماما جانی؟ وہ ان کی گود سے اٹھ کر کندھے پر سر رکھتی لاڈ سے مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی خوبصورت سی اسمائل دونوں گالوں پر پڑنے والے ڈمپل سے اور بھی حسین ہو جاتی تھی۔ جوتی اتارتا ہوں میں، اب تمہیں وہی کھانے میں ملے گی۔ پوری زرد ہو گئی ہو، گرم دودھ لا رہی ہوں، بالکل خاموشی سے پی لینا۔ 18 سال کی ہو گئی ہو، ابھی بھی بچوں جیسی خوراک ہے، اس لیے تو اتنی کمزور ہو گئی ہو۔ اٹھو بس، اب ہمت کرو، ایام خاص کوئی بیماری نہیں ہے میرا بیٹا، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، ہمت کرنا سیکھو۔ مہوش بیگم نوڈلز کا سن کر ہی مشائم کو ڈانٹنے لگی تھی۔ اس لڑکی نے کھانا پینا تو جیسے مذاق بنایا ہوا تھا۔ اچھا بھائی، آپ بھی میرے نوڈلز کی اب دشمن بن جائیں۔ چاکلیٹ والا دودھ پینا ہے، وہ گندے فلیور والا وائٹ ملک نہیں۔ مشائم ناراض ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنی ماں باپ کی ایک لوتی لاڈلی بیٹی تھی جو جلدی ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ وہ لوگ ترکی سے چند ماہ پہلے ہی پاکستان شفٹ ہوئے تھے اور اس وقت اسلام آباد میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے جو اس کے پاپا نے بہت مشکل سے خریدا تھا۔ ان کے حالات کافی تنگ ہو گئے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ ایک پوش علاقے میں تھا۔ مشائم کے پاپا کو بزنس میں لاس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے۔ جب پاکستان آئے تو ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں اتنی گہری چوٹ لگی کہ وہ چلنے پھرنے سے ہی محروم ہو گئے۔ اب ان کے گھروں کا نظام بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ مہوش بیگم کے پاس جو سیونگز تھی وہ ان سے پچھلے 3 ماہ سے گزارا کر رہی تھی اور وہ اپنے گھر والوں سے بھی 1 روپیہ نہیں لیتی تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کو اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کے لیے ان کے شوہر کی عزت زندگی کی آسائشوں سے بہت بڑھ کر تھی۔ مشائم بلیک کلر کے شارٹ ٹاپ اور لوز ٹراؤزر میں ملبوس بخار میں تبتی ہوئی ہمت کرتی بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی تھی کہ تاکہ فریش ہو کر کچھ بہتر فیل کر سکے۔ وہ منہ ہاتھ ٹھنڈے پانی سے دھوتی، اپنی جلدی آنکھوں میں ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کر کے باہر نکلتی، اپنے گھنے بالوں کو سلجھا کر اونچی پونی بناتی، ابھی پھر سے بیٹھتی جب اپنے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی بیپ سن کر فوراً سے موبائل پر لپکی تھی۔ وہ جو بخار میں تپ رہی تھی اب اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ وہ ابھی موبائل میں گھسی ہوئی تھی جب اس کے کمرے میں مہوش بیگم کے ساتھ عشا انصاری بھی داخل ہوئی۔ مشائم جو چمکتی آنکھوں سے دروازے کی طرف ہی دیکھنے لگی تھی، وہ عشا کو دیکھ کر اچھلتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ عشا انصاری جو مشائم کی خالہ کی بیٹی تھی، وہ بالکل ابھی اپنے بھائی ریان انصاری کے ساتھ آئی تھی۔ اسے مہوش بیگم نے مشائم کے تیزی بخار کا بتایا تھا اور وہ کچھ ہی دیر میں اس کو دیکھنے پہنچ گئی تھی۔ خوبصورت سیاہ گہری آنکھوں والی عشا انصاری 19 سال کی ہونے والی تھی۔ وہ مشائم سے صرف 1 سال بڑی تھی لیکن ان دونوں کزنوں میں بہت اچھی دوستی تھی کیونکہ وہ دونوں ہی ایک جیسے چلبلی نیچر کی مالک تھیں۔ دونوں ایک ساتھ مل جاتی تھیں تو آفت ہی آ جاتی تھی۔ وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ مشائم کی ترکی میں رہنے کے باوجود بھی ان دونوں کی بانڈنگ بہت اچھی تھی کیونکہ مہوش بیگم کی بہن سعدیہ انصاری ہر سال اپنی بہن سے ملنے 2 ماہ کے لیے ترکی جایا کرتے تھے۔ عشا کے والد روہیل انصاری وکیل تھے۔ عشو تم آ گئی ہو یار، میں بس ابھی ہی تمہیں کال کرنے والی تھی، مشائم خوشی سے چہکتی ہوئی بولی تھی۔ آرڈرز مل گئے کیا یا پھر تمہاری کیٹ ڈیلیور ہونے والی ہے؟ عشا انصاری مشائم کے چہرے کی خوشی سے ہی ساری بات سمجھ گئی تھی۔ ہاں عشو، مجھے پریس آن نیلز کے آرڈر مل گئے ہیں لیکن کیٹ کی ڈیلیوری کل ہوگی یار۔ مشائم مہوش بیگم سے دودھ کا گلاس پکڑتی بولی تھی۔ بس اسی خوشی میں ہم دونوں مل کر ریان بھائی کی جیب ڈھیلی کرواتے ہیں، جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آؤ تم۔ عشا انصاری جس کا موڈ آج مشائم کے ساتھ شاپنگ کرنے کا تھا، وہ پہلے سے ہی سارا پلان بنا کر آئی تھی۔ اب تو اسے ایک بہانہ اور مل گیا تھا۔ مشائم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی سیلیبریٹ کرنا اس کو دونوں کزن خود پر فرض سمجھتے تھے کیونکہ مشائم ان کی خالہ کی بہت منت مرادوں سے مانگی ہوئی اولاد تھی۔ وہ سب اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے تھے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ بے شک اس کے پاس بھائی بہن جیسی نعمت نہیں ہے لیکن کزنز تو ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اللہ حافظ۔